जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। और हमारा आज का वीडियो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AA, SSR और NDA से रिलेटेड फिजिक्स से होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है हम लोगों को फिजिक्स से आपको YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए। तो आज की वीडियो से मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लिफ्ट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की ओर जा रही है, किससे? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ। तो देन द वेट ऑफ पर्सन विच इज इन द लिफ्ट, जो पर्सन लिफ्ट के अंदर है तो उसके इस वेट पर क्या असर पड़ेगा अगर कोई लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऊपर की ओर जाती है तो। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक पर्सन है जिसका मास कितना है? m है। लिफ्ट जा रही है आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऊपर। मैक्सिमम तो गलती होने का चांस यही रहता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से जा रही है तो भाई वेट ऑफ द पर्सन कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। तो मान लेते हैं पहले बॉडी का वेट कितना था, अगर लिफ्ट रेस्ट पे थी तो R = mg। अब mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर, और लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऊपर की ओर जा रही है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो आप इक्वेशन बना सकते हैं R - mg = ma। ये mg यहाँ चला जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ma + mg। m कॉमन आ गया, a + g। पहले बॉडी का जो वेट था, जो वेइंग मशीन दिखा पा रही थी, वो कितना था? mg था। आज वो वेट कितना है? R = m (a × g। मतलब ओवरऑल इसमें कुछ ऐड हुआ है तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो पर्सन था उसके वेट पे क्या असर पड़ेगा? उसका वेट हो जाएगा इंक्रीज। क्लियर? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डायपोल की वजह से, आपको पता होगा सभी को, डायपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज और एक उसी मैग्नीट्यूड का, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, किसकी फॉर्मेशन करती है? इलेक्ट्रिक डायपोल की। और आपको बताना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के कैसे प्रोपोर्शनल होती है। पहला है ऑप्शन 1/r, सेकेंड ऑप्शन है 1/r², थर्ड ऑप्शन है 1/r³ और फोर्थ ऑप्शन है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है तो भाई एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या क्रिएट करता है? ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज तो 0 होता है, -q और +q का सम करते हैं तो। बट एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या क्रिएट करता है? अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। और अगर आपको इसके बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत याद है 12th का, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते थे। मैं इसका जनरलाइज रिजल्ट बताऊं तो वो होता था Kp/r³ √3 cos² θ +1। ठीक है, जहां पर ये जो P होता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है विच इज इक्वल टू Q × 2a। तो आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये r³ के। ठीक है, जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है आपके पास? Kq/r² होती है। यहाँ पर डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमने देखा किसके प्रोपोर्शनल होती है? डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
और 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जल्द ही आप लोगों के जैसे एनडीए के फॉर्म्स तो निकलने वाले ही हैं, साथ में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जनवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी के मिड तक आप लोगों के एयरफोर्स और नेवी की वैकेंसी के बारे में भी पता लगेगा। सो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में लाइए। क्वेश्चन नंबर 3, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है आपका -273.15 केल्विन, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बताना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इनमें से किसके बराबर होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक कंडीशन को बताता है आपको, बेसिकली सुपर कंडक्टर की जो कंडीशन होती है उसके लिए। ठीक है, तो अपना ऑप्शन चूज करें इसमें से -40, 0, -273.15 और -273.15 डिग्री सेल्सियस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस को आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताते हैं, जहां पर एक कंडक्टर प्योरली फॉर्म में किस में पाया जाता है? सुपर कंडक्टर की फॉर्म में पाया जाता है, और यहां पर यह ऑप्शन नंबर डी को प्रेफर करते हैं हम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस डिवाइस के बारे में बताओ जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रिक चार्ज is stored in a device is called, जिस डिवाइस के अंदर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हो उसको आप क्या बोलते हो? सबसे पहला है ऑप्शन आपका रजिस्टर, दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, तीसरा ऑप्शन है आपका कैपेसिटर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्टोर होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्लास +2 में। ठीक है, पहला ही चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर आप पढ़ते हैं कैपेसिटर को। ठीक है, और आपको ये बताया जाता है कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। इसको आप घरों में देख सकते हैं, जैसे फैंस में लगे होते हैं, साथ ही साथ मोटर्स वगैरह में लगे होते हैं, और आपके इन्वर्टर्स के अंदर आप कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? आपका एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके भी अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आने वाले टाइम पर इसी तरह की वीडियोस के क्वेश्चंस को आप देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको बताना है क्या ऑप्शन करेक्ट है। गिवन ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ऑप्शन नंबर सी है, द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, द
काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। ऑप्शन नंबर डी है द टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। ठीक है, आपको बताना है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन, आप दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लास +1 काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स हैं मोशन इन अ प्लेन में, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या करते हैं, किसी एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से आप बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, इस तरह से पास होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे बता देते हैं? mgs से बता देते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो भाई इसकी हाइट मैक्सिमम है। ठीक है, जब किसी बॉडी की हाइट मैक्सिमम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये तो कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फिर टोटल एनर्जी इज मिनिमम, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? मिनिमम होती है। टोटल एनर्जी तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम होती है। ठीक है, फिर कह रहा है द टोटल एनर्जी इज मिनिमम। चलो पहले ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं। कहते हैं टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 1/2 m² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आल ये भी क्या होता है? कोस थीटा की वजह से आपका एंगल यहां से 0 से 90 के बीच में लाई करता है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mu²। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में बदल चुका होता है? पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल एनर्जी बदलने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? बट अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से देखना चाहते हैं तो आपने यू वेलोसिटी से किसी वर्टिकली हाइट पर खड़े होकर के किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका, तो इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आती है बॉडी। ठीक है, अगर ये यू वेलोसिटी से आ रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर आपने बॉडी को नहीं फेंका, उससे पहले, जस्ट उससे पहले काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी की कितनी रहेगी? 0, क्योंकि यू 0 है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। वो हॉरिजॉन्टल के केस में 0 हो गई, बट वर्टिकल के केस में 0 नहीं होती, इसलिए हमने मिनिमम वर्ड यूज़ करा है, ना कि 0। क्लियर? ऐसे वर्ड को चूज करेंगे हम जो दोनों कंडीशन पे फुलफिल हो। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों का डाउट यही होगा कि क्या एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन देगी, नेवी एज रिलैक्सेशन देगी, या फिर आपका कब जा करके कोई फॉर्म निकलेगा। सो स्टार्टिंग हो जाएगी अब आप लोगों के। ठीक है, सो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखिए। बस मेन इंपॉर्टेंट है कि पेपर आज होता है, कल होता है, कब होता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, ना आपको पता ना मेरे को पता। बस सभी एक आपको हिंट दे सकते हैं कि भाई इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। सो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखिए, क्योंकि जिस बच्चे को सिलेक्ट होना है वो रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक कंडक्टर मेंटेन 1 एम्पियर करंट, a conductor maintain 1 ampere current for 1 minute। एक कंडक्टर है जो कि 1 एम्पियर की करंट को मेंटेन रखता है 1 मिनट के लिए विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। then the work done shall be
अगर एक कंडक्टर 1 एम्पीयर के करंट को 1 मिनट के लिए 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मेंटेन करता है तो आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 0.6 जूल, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0.1 जूल, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 600 जूल। ठीक है, इसको एक ऑप्शन ऐसे कर लो, 6 जूल कर लो आप, ठीक, इस तरह से। सो वर्क डन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ा है कि जो भाई आपका वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आपको चार्ज यहां से गिवन कंडीशन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करें एक बार। हिंट है यहां पे कि वो करंट 1 मिनट के लिए और 1 एम्पियर का था। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज बटे टाइम, देन चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू में टाइम। और करंट कितना है यहाँ पे, 1 एम्पियर का है, और टाइम कितना है 60 मिनट, ना सॉरी 1 मिनट। 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पर आपके पास 60 एम्पियर सेकंड। ठीक है, अदरवाइज आप चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो 60 कूलम। यहाँ पर आपके पास चार्ज आ चुका है 60 कूलम, और पोटेंशियल कितना है आपके पास 10 वोल्ट का, तो आपके पास वर्क कितना आ जाएगा, 600 जूल। क्लियर, वर्क की एक यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है क्या आपके पास, जूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, सो जो वर्क डन हुआ उस चार्ज पर वो कितना हुआ आपका, 600 जूल का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर latent heat constant is। ठीक है, आपके को बताना है कि लेटेंट हीट कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास M1L2T-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास M0L2T-1। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास M0L2T-2। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास M0L1T-1। ठीक है, करिए। अब देखिए, लेटेंट हीट के अलावा बॉडी के पास 2 तरह की हीट्स होती हैं लेटेंट हीट को इंक्लूड करते हुए। एक होती है स्पेसिफिक हीट और एक होती है आपकी लेटेंट हीट। क्या फ़र्क है, जब बॉडी का फेस चेंज हो रहा होता है, ठीक है, फेस चेंज होता है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस टाइम पर आपके जो हीट आप सप्लाई करते हो वो लेटेंट हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है, और फेस चेंज होने के बाद जैसे पानी का जो एक फेज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से देखें और 100 डिग्री सेल्सियस से देखें तो पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वाटर जो होता है H2O होता है जो आपका, वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उस दौरान आपको जो उसको हीट देते हो ना, उसकी स्पेसिफिक हीट में काउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के चैप्टर के अंदर, Q इज इक्वल टू ml होता है। ठीक है, हीट ले लो, वर्क ले लो, टॉर्क ले लो, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है M1L2T-2। M मास होता है, मास का डायमेंशन m होता है, L का डायमेंशन आपको काउंट करना है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट कांस्टेंट। m से f कट गया, सो लेटेंट हीट कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपके आगे L2T-2। क्या, L2T-2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आपका एक होमवर्क है कि आपको खुद से पता करना है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर, साथ ही साथ एक चीज को फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं आप लोगों को कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको शेयर करना,
ताकि मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस मिले कि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, हाँ बीच बीच में मैं स्किप मार जाता हूँ लंबे लंबे टाइम के लिए, तो भाई मैं कोशिश करता हूँ वैसे तो, पर अब आगे से कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूँ। ठीक है, और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अब ये फोन से रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स कैपिटल F माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, द वर्क डन by the force in displacing it from 0,0,0 to 0,0,4 meter will be option number A 12 joule, option number B 10 जूल, ऑप्शन नंबर सी 8 जूल और ऑप्शन नंबर डी 6 जूल। आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और आपको वर्क डन बताना है अगर बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ट्राई करें। मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूं कि जो वर्क डन होता है ना, आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, और जब आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा तब आपने साथ में ये भी पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, दैट्स वाई आप ये भी कहते हो कि जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बॉडी यहां पे थी, ये उसका पहला पोजीशन वेक्टर है और यहां तक वो पहुंच गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप लोग निकाल सकते हो। आप मान लो कि भाई पोजीशन वेक्टर R1 बॉडी का क्या था, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, और जहां पर बॉडी पहुंच गई वो कितना हो गया R2, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये 0 मैंने इसलिए लिखे तो जो बच्चे पहली बार न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उन लोगों को पता लगे। ठीक है, तो कई बार हम सीधा शॉर्टकट लगा देते हैं तो ये उनके लिए एक तरह का डीमोटिवेशन होता है, वो सोचते हैं हमारे लिए है ही नहीं ये क्वेश्चन। तो भाई बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4 कैप में से 0 कैप घटाओगे तो 4k कैप ही आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे रखना। फोर्स आपके लिए देखिए क्या था, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 4k के साथ। और जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने करा होगा तो आप देखते हैं कि भाई आई कैप को आई कैप से गुणा करते तो ही 1 आता है, बट अगर आई कैप को जे कैप से या के कैप से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। इसलिए हम के कैप को सिर्फ के कैप वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकियों के साथ तो इन दोनों के साथ तो ये 0 आंसर दे देगा। 3 चौक 12, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 जूल आपका आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी न्यूटन्स प्रेजेंट इन 1 kg वेट। 1 kg वेट के अंदर कितने न्यूटन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है 980 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबाव, इनमें से कोई नहीं। क्लियर,
सबसे पहले जब कभी भी आपको किसी क्वांटिटी के पीछे इस तरह से लिखा आ जाए वेट, तो भाई अगर इसके आगे केजी है तो आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे ग्राम है तो आप उसको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 केजी वेट था। अब इसको न्यूटन में देखने के लिए आप इसको क्या कर दो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है 9.8 न्यूटन। क्लियर? देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर लेंगे यहां तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है a charge particle is moving. A charge particle is moving with a constant speed. एक चार्ज पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन अ सर्कल, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो आपको नेट आंसर बताना है इसका क्या आएगा। पहला ऑप्शन है नो वर्क इज डन ऑन इट, इसके ऊपर कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी नो एक्सेलरेशन is produced in it. Option number D, its velocity remains constant. Its velocity remains constant. देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, तो सबसे पहली बात भाई अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो राइट आंसर हुआ नहीं आपका, ठीक है। ये कह रहे हैं नो फोर्स एक्ट ऑन इट, एक्चुअल में वहां पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन माना है मैंने बॉडी का। दूसरा कह रहे हैं नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, क्वेश्चन का आंसर ये अधूरा है। नो एक्सेलरेशन को कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है, ठीक है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर ना ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। भाई इसकी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है मानता हूं, बट इन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में हर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो वर्क इज डन ऑन इट, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता। अब यहां पर वर्क कैसे नहीं होता, क्योंकि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल होती है और टेंजेंट रेडियस, जबकि फोर्स कहां लग रहा है, अलोंग द रेडियस लगता है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। और वर्क डन अभी अभी हमने बताया ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर आप इसको खोलोगे तो आप लिखोगे इसको एफ एस कोस 90, क्या लिखेंगे, एफ एस कोस 90, और एफ एस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आई। तो यहाँ पर वर्क डन ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों को पहला काम ये है कि आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दूसरा आपका काम ये है कि आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ जहाँ आप लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश है। और दूसरा एक छोटा सा आपके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बता रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ इस तरह से हैं, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर इट।
अपने आप के लिए, अगर आपने अपने लिए कोई ड्रीम सेट करा है भाई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डेली उस ड्रीम को पाने के लिए खुद को पुशअप्स करोगे, ठीक है, पुश करोगे कि भाई हाँ पुशअप करूंगा खुद को मैं, आज मेरे को आज ये चीज़ पूरी करनी है, मेरे को कल ये चीज़ पूरी करनी है। एक छोटे छोटे टारगेट बनाओगे और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए खुद को ही खुद बूस्टअप करोगे, ठीक है। सो जय हिंद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। अगर कोई रात को देख रहा है और अगर किसी ने मॉर्निंग में देखी है तो भाई गुड, उसके लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो